अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। जादूगरों की इस बस्ती में खाने पीने की कोई किल्लत नहीं थी। यहाँ सब ऐशो इशरत से जिंदगियां बसर करते थे। गालबन किसी ऐसी शहर थे, शराब की किस्म की कोई चीज़ भी बनाई गई थी, क्योंकि लकड़ी के खौलों में ऐसी शराब पाई जाती थी जिससे वे लोग ऐशो इशरत के दरमियान इस्तेमाल करते थे। सूरज और शाबान बेशुमार अफराद के दरमियान से गुजरे और उन्होंने उन पर गौर किया। शाबान उन सब्ज़पोशों के बारे में पूछा जो दूसरों से मुनफरिद नजर आते थे, तो सूरज ने उन्हें बताया, ये सब्ज़पोश शस्ता की आबादियों में आ जाते हैं और सब उनका एहतराम करते हैं। ये जो अमल भी करें वो जादूगरों की इजाज़त से होता है और किसी की मजाल नहीं कि उन्हें इस अमल से रोकें। गोया ये जादूगरों के खसूसी हरकारे हैं और उनके लिए काम करते हैं। ओहो, क्या ये जादूगरों की पैगाम रसानी करते हैं? हाँ, यही उनका काम है। अगर कोई मसला हल होता है तो ये आबादियों में चले जाते हैं और उन्हें मुकद्दस समझा जाता है। यूं महसूस होता है जैसे सारे तर्जाना की आबादी को अहमक और पागल समझ लिया गया है और सारी जिंदगी जादूगरों ने अपने लिए वक्फ कर ली है। इससे पहले मैंने जादूगरों की बस्ती कभी नहीं देखी थी, हालांकि यहाँ सदियां गुजर गई हैं मुझे, लेकिन इसकी बस्ती से आने की इजाजत किसी को नहीं है। बारहा मेरे दिल में ये खौफ उभरता है कि अगर इस सिलसिले में बात पुरस हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगा कि लेकिन खैर, अब जो होना है वो तो होकर रहेगा। हम अपने मकसद की तकमील के लिए सरगर्दा रहेंगे। शबान, मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो बड़ी एहतियात से हो और उसमें हमें किसी मुसीबत का शिकार ना होना पड़े। जादूगरों की इस बस्ती में आकर कम अज कम हमारे इस अंदाजे की तस्दीक हो गई है कि जादूगर हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं और अपने लिए उन्होंने ऐशो इशरत के वह सामान मुहैया कर रखे हैं जिनकी हमें ममानत की जाती है। अब जबकि हम इस बस्ती का जायजा ले चुके हैं तो हमें उन लोगों की तलाश शुरू करनी चाहिए जो महज़ब दुनिया से आए हैं, और मेरा ख्याल है अगर यहाँ उन्हें ये आसाइशें फराहम की गई हैं तो यहाँ मौजूद दूसरे अफराद को हासिल हैं, तो फिर भला वो जादूगरों के हुक्म की तामील क्यों नहीं करेंगे? देखो, 3 औरतें हर शख्स के लिए हैं, जबकि तर्दाना पर कवानीन मुसल्लत किए गए हैं कि क्या किया जाए और ना किया जाए। शाबान खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था और ये महसूस कर रहा था कि सूरज इन तमाम चीजों को देखकर बेहद बरगज़श्ता है और जादूगरों से नाराज। लेकिन शाबान ये सोच रहा था कि इन जादूगरों पर काबू पाना वाकई एक मुश्किल अमर होगा। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर गया और शाम के समाए जमीन पर झुकने लगे। ये लोग जो कुछ भी कर सकते थे कर चुके थे, लेकिन दिन और रात का अमल रोकना उनके बस की बात नहीं थी। जो जो शाम की धुंधलाहटें जमीन पर उतरती जा रही थी, ऐसे ही रोशनियों के जखीरे रोशन होते जा रहे थे। शाबान उस अमल से बेहद मुतासर था। फलों के एक दरख्त के करीब पहुंचकर फल तोड़े। सुर्ख रंग के सेब नुमा फल, लेकिन इतने गहरे सुर्ख कि उन पर कोई झिंक नहीं थी, और जब उसने अपने दांतों से उन फल को काटा तो गोया उनमें शहद का जखीरा पोशीदा था। बड़े लजीज फल थे ये। उसने सूरज को भी पेश किए और उसने कहा, नहीं, मैं ये ना खा सकूंगा क्योंकि ये जादूगरों की आबादी से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ उस्ताद मुअज़्ज़म, वो ये कि जज्बातियत हमेशा नुकसान देती है। हमें वक़्त के साथ सफ़र करना पड़ता है, और जब भी हमें जज्बात के हाथों भटक कर वक़्त के दोष पर बैठ गए तो फिर हमें संभालने वाला कोई नहीं होगा। सूरज शाबान को अजीब सी निगाहों से देख रहा था। फिर उसने फल लेकर दांतों से कतरना शुरू कर दिया, गोया उसने अपने शागिर्द की उस्तादी कबूल कर ली थी। फल खाकर उसने कहा, बिलाशुबा ये फल शताया सबेरा के बागात में से नहीं है। इन जादूगरों ने सब लोगों को यकीनन बेवकूफ़ बनाया है और उनकी चालबाजियां अभी तक किसी के इल्म में नहीं है। सूरज जितना बनता रहा उसे अपने बात का अफसोस था कि जादूगरों ने सब कुछ कर डाला है, लेकिन शाबान अपनी ही बातें सोच रहा था। वो चमकदार पहाड़ियां
जिनकी दूसरी जानब सलानूबिया फरोकश है, उसकी दिलचस्पी का बायस बनी हुई थी और वह चश्मे तसव्वुर से तस्वीरों वाली हसीना को उस जानब देख रहा था। जादूगर ने खूब जादूगरी की थी, अपना तहफ़्फ़ुज़ भी कर लिया था और उसके साथ ही सलानूबिया को आम निगाहों से भी महफूज कर दिया था, ताकि जब उनका कोई फेल नाकाम हो जाए तो वह सलानूबिया की रवायत का सहारा लें। सो यूं हुआ कि जब रात खासी गहरी हो गई और वादी में रंग रलियां मनाने वालों के कहके पुरलज़्ज़त सिसकियों में तब्दील हो गए, तो शाबान गार से बाहर निकल आया और सूरज हमेशा गहरी नींद सोने का आदी था। शाबान ने इधर उधर देखा, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसने मुसलसल कतारियों की कैद अपनाई हुई थी। हल्की हवा ने उसके जिस्म के वजन का अंदाजा लगा लिया और शाबान ने हवा को पहलू में कदम रख दिया जो उसका बोझ उठा सकता था और उसका बदन फिजा में बुलंद होता चला गया। वो हवाओं के दोष पर सफर करता रहा और खुशनुमा पहाड़ियों की जानब जा रहा था, जिनकी दूसरी जानब से मदम मदम उजाला उभर रहा था और उससे यह अंदाजा होता था कि इस जानब भी रोशनी का वही माकूल बंदोबस्त किया गया है। एक बात का खसूसी तौर पर शाबान को अंदाजा हुआ कि यहाँ रोशनी के जादूगर को सब पर सबकत हासिल होगी, क्योंकि रात का यह हसीन रोशनियां जला देना उसी के अमल का नतीजा थी। हो सकता है कोई बाकायदा निज़ाम कायम किया गया हो उसके लिए। बिलाशुबा यह तहकीक शाबान की जिंदगी का मकसद थी और उसने पत्थरों के जादू से काम लेकर पत्थर की किताब में जो आवाज़ तहरीर की थी वो यहाँ की तहकीकात के बारे में ही थी। लेकिन जवानी की उम्र, मोहब्बत का एहसास और वो लम्हात उस सब से कुछ बुला देते थे जब वो लड़की उसकी निगाहों में आती और अपने आप को वो बेबसी का शिकार पाता था। इन लम्हात में और उसका तज्जिया भी किया था उसने और उस तज्जिए को अल्फाज की सूरत दे दी थी। रोशनियों की ये रहनुमाई उसे पहाड़ों तक ले गई, जिनकी दूसरी जानब सरसब्ज़ो शादाब फूलों भरे डहलान थे। फूलों की कतारें पहाड़ों की चोटियों से ज़मीन की गहराइयों तक चली गई थी और यहाँ भी टैलों की वही तराश थी, लेकिन एक सबसे बड़ा टैला जिसे खूबसूरत अंदाज में तराशा गया था वहाँ नुमाया नजर आता था, जो रोशनियों से बेफिगा नूर था। और भला इस बात में अब क्या शक हो सकता था कि यही टैला या यही मकान सलानूबिया की रिहाइशगाह है। वो बड़ी वसतों में फैला हुआ था और उसके अतराफ में छोटे छोटे और भी कई टेले थे, जिन्हें गुंबदों और चौकोर रहश गांव की शक्ल में तराशा गया था। वैसे यहाँ खामोशी ही नजर आ रही थी और एक पुरसकूत सन्नाटा छाया हुआ था। जाहिर है रात की रंग रलियां यहाँ नहीं मनाई जा रही थीं और ये चीज़ कम अज़ कम शाबान के लिए बायसे दिलचस्पी थी। हो सकता है उसका वास्ता बहुत ज़्यादा अफराद से ना पड़े। उस खामोशी सन्नाटे में वो हवा ही के दोष पर ढलवानों को अबूर करके जमीन तक पहुंच गया। भला इन हसीन फूलों को अपने कदमों तले मसलने की क्या जरूरत थी, जिन्हें अगर गहराइयों से देखा जाए तो फूलों का पहाड़ मालूम हो। जमीन पर कदम रखने के बाद शाबान ने यहाँ की खुशगवार हवाओं को महसूस किया और उसका दिल शिद्दत से धड़कने लगा। यहाँ उसकी जिंदगी का महवर मौजूद था, वो जो जापान में उसकी रंग निगाहों में लाकर बसा दिया गया था। आह, बूढ़े मोती हासिल करने वाले शख्स ने ये कैसा रोग लगा दिया था उसके दिल को। भला अब किसी और सिमत जाने की क्या जरूरत थी। हालांकि यहाँ के माहौल से वाकफियत अज हद जरूरी थी, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की और छोटे छोटे टैलों की दरमियान से गुजरता रहा जहाँ मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देती थीं। एक जगह एक दरवाजा खुला पाया तब उसमें दाखिल हो गया कि जरा देखिए तो सही कि अंदर क्या हो रहा है। यहाँ उसने दो हसीन लड़कियों को देखा जो बेलबासी की आलम में मलबूस एक दूसरे से बातें कर रही थी। उनके मदम मदम कह के फिजा में बुलंद हो जाते थे। लिबास की शक्ल में उन्होंने इतनी मामूली चीजें पहनी हुई थीं कि शाबान को उनकी जानब से निगाहें बदलना पड़ी। अलबत्ता वो तारीक वादियों में लिपटा उनकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश करने लगा। न जाने कहाँ कहाँ की बातें कर रही थीं। उनमें से एक ने कहा, जब चांद का आखिरी दिन पूरा हो जाएगा तो हमें हमारी बस्ती में भेज दिया जाएगा और हमारी जगह दूसरी लड़कियों को बुलाया जाएगा। आह, क्या तू किसी का इंतजार करती है? हमाकत की बात है, कौन सा दिल है जो मोहब्बत से खाली होता है? लेकिन सलाह, क्या तू अपने महबूब से मिलने के लिए बेकरार नहीं होती? मेरे महबूब की बात ही ना करो। मैं तो सच बात यह है कि यहाँ से जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आना चाहती।
ऐसा कैसे हो सकता है? जादूगरों का हुक्म टालने की मजाल किस में है? क्या ये नहीं हो सकता कि हमारी जगह जिस दूसरी शख्सियत को लाया जाए उसे यहाँ मुस्तकिल कर दिया जाए? हमारे पास सवाल करने की जुर्रत कहाँ है? हम तो सिर्फ हुक्म के पाबंद हैं। ये जुल्म है, सरासर जुल्म। लेकिन ये जादूगर का हुक्म भी तो है। शाबान उनकी गुफ्तगू से अंदाजे लगाता रहा। दिल तो ये चाह रहा था कि उनसे मालूम करे कि उन पर क्या बीती, लेकिन उनके दरमियान होने वाली मजीद गुफ्तगू ने उसे सूरत हाल से उसे आगाह कर दिया और उस पर यह इंकशाफ हुआ कि यहाँ इस वादी में शायद लड़कियां ही लड़कियां रहती हैं और मर्दों का गुजर नहीं है। ये भी एक अनोखी बात थी। उन लड़कियों को आबादियों से लाया जाता था और उन्हें सलानूबिया का गुलाम बना दिया जाता। फिर उन्हें कुछ अरसे के लिए छुट्टी दी जाती थी और ये अपनी आबादियों में पहुंच जाती और अपने अपने महबूबों की खिलवत से लुत्फ अंदोज हुआ करती थी, जबकि यहाँ सलानूबिया की वादी में किसी मर्द को आने की इजाज़त नहीं थी। शाबान को इसका अंदाज़ा थोड़े फासले पर एक और टहले के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से हो गया। गालबन हर जगह दो दो लड़कियां ही को रखा गया था। बहरहाल ये माहौल भी बेहद पुर इसरार और इंतहाई दिलकश था। रात के जिस हिस्से में शाबान यहाँ पहुंचा था, हो सकता है इस वक्त तक यहाँ की तफरीहात और ज़िंदगी के मशागल ख़त्म हो जाते हों। अब आगे बढ़कर सलानूबिया की रिहाइश गाह को देखना है। अंदाजे के मुताबिक यही वो जगह हो सकती है जहां सलानूबिया फरोकश होगी। शाबान के दिल की धड़कनें इंतहाई तेज हो गईं और वो बड़ी अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। वो उस कैले के करीब पहुंच गया जिसे इंतहाई हसीन मकान की शक्ल में तराशा गया था। ठोस दीवारें जो पथरीली थी और उनमें जगह जगह नक्शो निगार बनाए गए थे। गोया यहाँ भी फनून लतीफ़ा का कोई मुअस्सर तस्वर मौजूद था, लेकिन जो दरवाज़ा उस बड़े से मकान के अंदर दाखिल होने के लिए बनाया गया था उसका कहीं निशान नहीं मिलता था। हाँ, शाबान ने अपने अंदाजे की बिना पर उसे तकरीबन 1 फुट चौड़ी और मोटी सिल के बारे में पता लगा लिया, जो यकीनी तौर पर अंदर दाखिल होने वाले दरवाजे के मुंह पर जमी हुई थी। शाबान ने सिल को इधर उधर से टटोल कर देखा और उसके चेहरे पर मायूसी की लकीरें फैल गईं। ये वजनी और चौड़ी सिल तो 10 आदमियों के बस का रोग भी नहीं थी। यकीनी तौर पर उसे बहुत से अफराद धकेल कर यहाँ तक पहुँचाते होंगे। बिलाशुबा ऐसा ही होता होगा। ये तो बड़ी मुश्किल पेश आ गई। हो सकता है इसके अलावा कोई और ऐसा झरोका या कोई जगह हो जहाँ से अंदर दाखिल हुआ जा सके। चुनाचा शाबान उस कैले की बुलंदियों पर चढ़ गया और उसके तमाम गोशों में झांकने लगा। बुलंदियों पर ऐसी बहुत सी जगह थी जहाँ महफूज रहा जा सके, लेकिन अंदर दाखिल होने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आया। हाँ, कुछ छोटे छोटे रोशनदान बेशक बनाए गए थे जो अंदर हवा के लिए थे। शाबान ने उन रोशनदानों से नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन उनकी तराश भी बहुत अजीबो गरीब थी। वो टेढ़े तिरछे हुए थे और उनके आखिरी सुरों पर रोशनी तक नजर नहीं आ रही थी। शाबान पर मायूसी का गलबा तारी हो गया। ये तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल पेश आ गई थी, क्या किया जाए। काफी देर तक वो इस कैले के मुख्तलिफ गोशों में चकराता रहा और उसके बाद वहां से वापस उतर गया। अब ये फैसला करना था कि वापस चला जाए या रुककर इंतजार करे, लेकिन अभी रात बहुत बाकी थी और वो जानता था कि सोरस गहरी नींद सो रहा होगा और उसे शाबान की फिक्र नहीं होगी। चुनाचा शाबान खामोशी से वहां के मुख्तलिफ गोशों की सैर करता रहा और उस आबादी के बारे में पूरी तरह जान लेना चाहता था। टैलों की तादाद यानी उन मकानों की तादाद गिनी चुनी थी और उनमें अगर 2-2 लड़कियां मौजूद हैं तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ 50 लड़कियां भी हो सकती थी, या फिर हो सकता है उसकी कुछ खादमाएं अंदर भी मौजूद हों। ये एक दिलचस्प बात थी कि मर्दों का कोई वजूद नहीं था यहाँ। शाबान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। फिर उसे एक जगह दरख्तों का एक झुंड एक अजीब सी शक्ल में नजर आया, यानी एक पूरा दायरा बना हुआ था। दरख्त इस तरह सर जोड़े खड़े हुए थे जैसे बहुत से बुजुर्ग गर्दनें झुकाए आपस में मशवरा कर रहे हों। ये खूबसूरत मंजर शाबान को इस कदर भाया कि वह उसकी जानब बढ़ गया। दरख्तों के दरमियान से अंदर दाखिले में कोई मुश्किल नहीं पेश आई थी, लेकिन अंदर जो ही उसकी निगाह डाली दफतन उसका दिल बुरी तरह धड़क उठा। अंदर तकरीबन 8 लड़कियां मौजूद थीं और वो दरख्तों के किनारे किनारे खड़ी हुई थीं। ये इत्तफाक था कि शाबान जिस सिमत से दाखिल हुआ था
उधर कोई लड़की मौजूद नहीं थी, लेकिन अंदरूनी हिस्से में उसने पानी की एक झील देखी। गोया दरख्तों ने इस झील के किनारे किनारे अहाता किया हुआ था। पता नहीं ये कुदरती झील थी या उसे किसी खास तरीके से यहाँ बनाया गया था, लेकिन झील में एक जिस्म तैर रहा था। और दिलचस्प बात ये थी, जो रोशनियां लगाई गई थीं वो झील के पानी के अंदर लगाई गई थीं। गोया ये भी यहाँ का एक जादू था। यकीनन रोशनी का जादूगर इस इलाके का सबसे बड़ा जादूगर होगा। जाहिर बात है कि वहाँ बिजली का कोई सिलसिला नहीं था, बल्कि सूरज की शुआओं को किसी खास पत्थर में कैद करके ये पत्थर झील की गहराइयों में निस्ब कर दिए गए थे। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं था कि इस तारीख जगह से यह झील सही मायनों में चांदी की झील मालूम हो रही थी। और चांदी की झील में जो जिस्म लिबास से बेनियाद होकर कलीले कर रहा था, उसे देखकर शाबान की आंखों में जैसे पूरे बदन का खून सिमट आया। भला उस चेहरे को वो ना पहचानता जो न जाने कब से पत्तों की आड़ से उसे तक रहा था। न जाने कब से उसका लमस शाबान के सीने में महफूज था, और ये वही थी, 100% वही। शाबान पर बेखुदी सी तारी हो गई और वो इस कदर बेखुद हो गया कि सब कुछ भूल गया। उसकी पथराई हुई आंखें उससे कलीले करते हुए वजूद पर जमी हुई थीं। हुस्न और जमाल का ऐसा पीकर उसने इस दुनिया में नहीं देखा था। बिलाशुबा शाबान उसे सर से पांव तक नहीं देखना चाहता था। वो तो तकद्दस का पुजारी था और उसकी फितरत में आज तक कोई ऐसा वाकया मौजूद नहीं था जिस पर उसका ज़मीर दागदार होता। लेकिन अब जिस चेहरे को वो देख रहा था वो उसकी ज़ात में इस तरह रचा बसा हुआ था जैसे उसके दिल का ही एक टुकड़ा हो और वो उसकी ज़ुबान में सोचता हो, उसके दिमाग से अमल करता हो। गर्ज ये कि शाबान पथराया हुआ उसी जगह खड़ा रहा और फिर न जाने कितना वक्त गुजर गया। तब वो बाहर निकली और कई लड़कियों ने आगे बढ़कर एक पोशाक से उसका बदन ढक दिया। ये सलानुबिया वक्त थी, लेकिन हकीकतन वो शाबान के दिल की मलका थी। गोया यहाँ आकर उसने अपना तसव्वुर पा लिया था और ये उसकी जुस्तजू की इंतहा थी। जब वो दरख्तों के दरमियान से निकली और लड़कियों की झुरमट में आगे बढ़ने लगी तो दफतन शाबान चौंका। भला इसमें इतनी सकत कहाँ थी कि कोई और बात हो सके। वो उनकी अकल में आहिस्ता आहिस्ता चल दिया और कोई ऐसी तरकीब उसकी समझ में नहीं आई कि वो उसके करीब पहुंच जाए। उसका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। वही बड़ा सा टैला, वही बड़ा सा मकान उस लड़की की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। लेकिन ये भी एक दिलचस्प बात थी कि वो एक बहुत बड़ी चट्टान जो इस मकान के दरवाजे को ढके हुए थी, बल्कि इसके लिए उन्होंने कोई ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया था जो इस वक्त शाबान की समझ में नहीं आया। लेकिन इस किस्म की मैकानिकी को समझना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था और वो अच्छी तरह जानता था कि यह सारी कार्रवाई उन लोगों ने किसी मशीनी शक्ल में की है। चट्टान अपनी जगह से हट गई थी और वो लड़की उन 8 लड़कियों की मैयत में अंदर दाखिल हो गई। इससे बहुत बेहतर मौका और कौन सा हो सकता था शाबान के लिए कि वो भी उनके पीछे ही पीछे अंदर चला जाए। चट्टान को बंद नहीं किया गया था, गोया अभी उन लड़कियों का वहां रुकने का इरादा था। चुनाचा शाबान आसानी से खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। उसने अपने आप को एक बड़ी सी जगह पाया जो पत्थरों को तराश कर कमरे की शक्ल में बनाई गई थी। सामने ही एक और दरवाजा नजर आ रहा था जिसमें कोई रुकावट नहीं थी और अंदर से तेज रोशनियां उभर रही थीं, जिसमें रंगीन रोशनियां शामिल थीं। उस अजीम शान कुदरती टाले की वसतें ला इंतहा थीं। अंदर छोटी छोटी सुरंगें बिखरी हुई थीं जिनका इख्तिताम बड़े गारों पर होता था, लेकिन अंदर का सारा माहौल रंगीन पत्थरों से रोशन था। आराइश की नादर अशिया ने उन गारों को दुल्हन बना रखा था। उनमें से बेशतर अशिया समुंदर से हासिल की गई थी। लड़कियां सलानुबिया को लेकर शायद किसी दूर दराज गार में चली गई थीं क्योंकि उनकी आवाज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन शाबान को यह इत्मीनान था कि वह उसी गार में है और उसका दीदार मुश्किल नहीं होगा। इस वक्त उसके जहन में सलानुबिया के हसीन तसव्वुर के सिवा कुछ न था। वो सब कुछ भूल गया था। शैलून ने सैंड्रा को यह नहीं बताया था कि उसने अपने भाई थोरान और गार्था से कैद खाने तक जाने की इजाजत ले ली है और उसकी जरूरत भी नहीं थी और ना ही वह उसे इजाजत समझता था। अगर थोरान उसे बिला बुला ना लेता तो शायद वह उनसे तज़किरा भी नहीं करता, लेकिन गार्था ने उससे पूछा था और उसने खुश होकर सैंड्रा के रवैये के बारे में बता दिया था। खुद शैलून का अपना मकाम था और वो कैद खाने के मुहावजों को इस बात की जुर्रत हो सकती थी कि वो शैलून यानी सरदार के भाई को किसी अमर से मना कर देते। ये किसी तौर मुमकिन नहीं था। शैलून ने सैंड्रा से कहा, तुझे कैद खाने में अपने बाप से मुलाकात के लिए कब चलना है? ये तो तुझ पर मुनहसर है। नहीं, तू अपनी ख्वाहिश का इजहार कर। मेरा क्या है, मैं तो अभी ये चाहती हूँ। तो फिर खामोश क्यों है? क्या मतलब? क्या मैं तुझसे इनकार कर दूंगा?
तू भी चल सकता है, क्यों नहीं? तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसी दिक्कत? मेरा मतलब है कैद खाने के मुहाफिज तुझसे ताउन करेंगे, तेरा रास्ता नहीं रोकेंगे। तू मुझे क्या समझती है सैंड्रा? शैलून ने कहा। मेरे लिए तू बहुत कुछ है शैलून, मैं दूसरों की बात करती हूँ, सैंड्रा ने कहा। जब मैं पहली बार तेरे सामने आया था और तो तूने मुझे क्या कहकर पुकारा था, याद है? शेर, मैंने तुझे शेर कहा था। तुझे याद है? शैलून मुस्कुराकर बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो फिर मुझे शेर ही समझ। तूने शैलून को अपना गुलाम बना लिया है। मेरा भाई थोरान, इनके अलावा किसी की मजाल नहीं कि मेरी किसी मर्जी में दखल दे, और ये तो एक मामूली सी बात है। कब चलना है हमें? जब तेरा दिल चाहे। अभी चाहती है तो तैयार हो जा। मैं तैयार हूँ, सैंड्रा ने कहा और शैलून ने गर्दन हिला दी। कुछ देर के बाद दोनों बाहर निकल आए। शैलून ने बता दिया था कि फासले तवील हैं, उसे मुशक्कत करनी पड़ेगी। रास्ते तय होते रहे। सैंड्रा के सीने में आग रोशन थी। प्रोफेसर के लिए उसके दिल में नफरत का तूफान उमड़ रहा था। इस शिद्दत में एक लम्हा कमी नहीं आई थी। जब वो शैलून की आगोश में होती तो लम्हा लम्हा मरती थी। उसने अपना वजूद शाबान के लिए मखसूस कर दिया था। तन्हाई के वो जज्बाती लम्हात जब वो औरत बनकर सोचती शाबान की खुशबू से आबाद थे, और बैरन ने उसे खुद इजाजत दी थी। लेकिन वो वतन परस्त अपनी दुनिया में जी रहा था। उसे तरदाना अजीज था, उसे शस्ता अजीज था। मैंने अपनी दुनिया के नौजवानों से उसे दूर रखा था, और सैंड्रा ने हर लम्हा उससे तावन किया था। क्या इसीलिए उस भेड़िए की शक्ल के एक शख्स के हवाले कर दिया गया? सैंड्रा नज़्मो नादक थी, मुशक्कत से हमेशा दूर ही रही थी, लेकिन इंतकाम की आग ने उसे जरा भी न थकने दिया। वीराने में एक पहाड़ी तराश कर ये कैद खाना बनाया गया था, और ये बाकायदा कैद खाने की शक्ल में था। एक बड़े से पिंजरे में बैरन कैद था। मुहावजों ने शैलून को देखकर गर्दन झुका दी। थोरान बागी किस हाल में है? शैलून ने सवाल किया। पुरसकूत, खामोश। उसे कहाँ रखा गया है? दाहिने गोशे में, मुहाफिज ने जवाब दिया। शैलून ने सैंड्रा की तरफ देखा और बोला, तुम तन्हा उसके सामने जाना चाहती हो? हाँ, अभी तन्हा। उसके बाद तुम्हें आवाज दूंगी, तुम भी आ जाना, और सुनो, तुम्हें वही करना है जो इस वक्त मैं कहूँ। सैंड्रा की आवाज बेहद खौफनाक लग रही थी। टैलून अजीब से एहसासात लेकर वापस गया था। एक मुहाफिज ने सैंड्रा को रास्ता दिखाया, और वो कुछ देर के बाद उस कुदरती गार के सामने पहुंच गई, जिसके दहाने पर पत्थर की सलाखें लगी हुई थीं। वसी गार में कुदरती तौर पर रोशनी फैली हुई थी, और अंदर प्रोफेसर बैरन नजर आ रहा था। कदमों की चाप हुई तो बैरन ने गर्दन उठाकर उस तरफ देखा। सैंड्रा पर नजर पड़ी। एक लम्हे यकीन नहीं आया। जब बेनाई को दुरुस्त पाया तो तड़प कर खड़ा हो गया। सैंड्रा, सैंड्रा, मेरी बच्ची, मेरी सैंडी। वो दीवाना वार आगे बढ़ा और पत्थरीली सलाखों से दोनों बाजू बाहर निकाल दिए। सैंड्रा उससे चंद कदम के फासले पर जा खड़ी हुई। आह सैंडी, ये तू ही है कि मेरा तसव्वुर, मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, या ये सच है? सैंड्रा, करीब आ मेरी बच्ची। हेलो प्रोफेसर, कैसे हो? सैंड्रा ने जहरीली आवाज में कहा। प्रोफेसर हैरत से बोला। प्रोफेसर बैरन, तू क्या सैंड्रा नहीं है? गौर करो प्रोफेसर, शायद यकीन आ जाए। आह, क्या तू मुझसे नाराज है सैंडी? यकीनन तू मुझसे नाराज है। मेरी करीब तो आ, मैं तुझे छूना चाहता हूँ। मेरी बच्ची, आह, तू मुझसे क्यों नाराज है? मैं तुमसे कब नाराज हूँ प्रोफेसर? मैं तो खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे बाप के तूने मुझे मर्द की कुर्बत हासिल करने का मौका दिया। एक जवान औरत की आरज़ू, इसके सिवा क्या हो सकती है? मैं समझा नहीं। पैरागोई में तुमने मुझसे जिस कदर मुजालम किए थे प्रोफेसर, मैंने उनका अजाला कर दिया है। हाँ, तुमने मुझ पर कितनी पाबंदियां लगाई थी, कितने इक़्तिदार के बोझ ला दिए थे। तुम कहते थे कि औरत एक आबदार मोती है, उसकी चमक दमक उसकी आबरू है। वो एक गोहरे नायाब है जिसे सब हासिल कर लेना चाहते हैं, मगर उसकी कीमत अजीम है। वो सिर्फ चाहत के मोल फरोख्त होता है। यही कहते थे ना तुम प्रोफेसर? सैंड्रा, तुझे क्या हो गया है? बैरन रुंधी हुए लहजे में बोला। यही कहते थे ना तुम? सैंड्रा घुर्राई। हाँ, यही कहता था मैं। बहुत मकार हो प्रोफेसर, मुझे इक़्तिदार के जाल में जकड़ दिया तुमने धोखे से। वसूल कीमत हासिल करना चाहते थे तुम। यहाँ इस गोहरे नायाब को किसी ऐसे शख्स की गोद में डाल देना चाहते थे जिससे तुम्हें इक़्तिदार हासिल हो, या जिससे तुम्हें सुर्ख रुई मिले। सैंड्रा, प्रोफेसर कर्ब से बोला। तुम हम में से थे ही कहाँ प्रोफेसर? तुम अजनबी तरदाना के बाशिंदे थे। मुझसे पहले मेरी माँ से और उसके बाद से मुझसे तुम्हें क्या हमदर्दी और दिलचस्पी हो सकती थी? तुम तो एक मिशन पर गए थे इस दुनिया से। ऐसा ना सोच सैंड्रा, ऐसा ना सोच।
प्रोफेसर की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने मकसद के हसूल की नाकामी पर रो रहे हो। वो नहीं मिल सका तुम्हें जो तुमने सोचा था। बकवास मत करो सैंड्रा, बैरन घुर्रा कर कहा। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे बेबस कैदी? तुम अपने मंसूबों में नाकाम हो चुके हो। क्यों मुझे जख्मी कर रही हो सैंड्रा? क्या मुझे चोर चोर कर रही है? क्या हो गया है तुझे? तुम्हारे पास ये सवाल है प्रोफेसर, क्या मतलब है तेरा? तुम ये सवाल करने का हक रखते हो मुझसे? प्रोफेसर बैरन, क्या रिश्ता था मेरा तुम्हारा? सैंड्रा, क्या क्या कर लाए थे मुझे? तुम क्या मेयार बताया था तुमने मेरा? बोलो, जवाब दो। मेरा क्या कसूर सैंड्रा? तुमने मुझे तहफ़्फ़ुज़ का वादा दिया था प्रोफेसर। तुमने मुझे बेटी कहा था। ये तुम्हारी दुनिया है, मेरी नहीं। यहाँ के मुकम्मल जिम्मेदार तुम हो। किसके हवाले किया है तुमने मुझे? बोलो प्रोफेसर। यहाँ बैठ गए हो आकर, फर्ज पूरा हो गया है तुम्हारा। मैंने तो कोई कसूर नहीं किया था, मैंने तो कोई मुतालबा नहीं किया था तुमसे। मुझे क्यों पामाल करा दिया तुमने? बोलो प्रोफेसर, इस गोहरे नायाब को किस कम ख्वाब में छुपाया था तुमने? उस रीछ के काबिल थी मैं। बोलो, वही मेरी तकदीर का मालिक था। सैंड्रा, जो कुछ हुआ मेरी तवक्का के बरअक्स हुआ। क्यों? आखिर क्यों? बस हो गया, बस हो गया प्रोफेसर। अब मैं भी कुछ पेश करना चाहती हूँ तुम्हारे सामने। तुम्हें खुशी होगी जो तुमने किया है, उसे अपनी आंखों से देखो। देखो प्रोफेसर, मेरे अरमानों का कब्रिस्तान। देख अपनी आंखों से मेरी आरजुओं के मजार को। शैलून, सैंड्रा ने जोर से पुकारा और शैलून अंदर आ गया। क्या बात है सैंड्रा? शेर हो तुम? बोलो, शेर हो? क्या बात है? शैलून बोला। मेरे मालिक होना तुम गार्था ने थोड़ा ने मुझे तुम्हारे हवाले किया है ना? हाँ। प्रोफेसर को यकीन नहीं आता, वो उसे झूठ समझ रहा है। क्यों? तुम्हें उसे सच साबित करो शैलून। इस शख्स को बता दो कि तुम मेरे अंग अंग के मालिक हो। बता दो इसे। कैसे? शैलून हैरत से बोला। मुझे प्यार करो, साबित करो कि तुम मेरे मालिक हो। बता दो इस प्रोफेसर को कि ये सच है। सैंड्रा, शैलून हैरत से बोला। शैलून, शेर कहाँ है? मैंने तुम्हें शेरों की तरह भंबोड़ खाओ, मुझे नोच दो मेरा लिबास, वरना शैलून, वरना सैंड्रा की आंखें खून की तरह सुर्ख हो गई। ओ हाँ, तू कहती है तो ठीक है, शैलून ने कहा और फिर वो शेर बन गया। प्रोफेसर बोटियां चबाने लगा और वो जोर से चीखा, शैलून कुत्ते, सैंड्रा इसे। गोहरे नायाब का असल मकाम प्रोफेसर बैरन का मताए अजीम, ये है इसका मकाम जो इसे इसके बाप ने अता किया। प्रोफेसर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने आंखों पर बाजू रख लिया था। यही नहीं डैडी, दे यही नहीं, अब तो मैं बहुत से कहलाऊंगी। जानते हो मुस्तकबिल में मैं क्या खेल खिलाऊंगी? शस्ता की फाशा। ऐसा ही करूंगी मैं प्रोफेसर, ऐसा ही करूंगी, तुमसे वादा है मेरा। शस्ता के गली कूचे बाजार मुझे देखेंगे। नौजवान मेरे साथ गुजरे हुए रंगीन लम्हात की कहानी एक दूसरे को लुत्फ ले लेकर सुनाएंगे। और जब कोई मुझसे पूछेगा कि मैं कौन हूँ, तो मैं बड़े फख्र से बताऊंगी कि मैं प्रोफेसर बैरन की बेटी हूँ। प्रोफेसर बैरन माहिर समुद्रियात, एक मुखलस, नेक और ईमानदार आदमी जिसने अपनी बेटी के लिए ऐसा माहौल पैदा किया। सुना तुमने प्रोफेसर, सुना तुमने? आंखें बंद कर लेने से बिल्ली नहीं भाग जाती। तुम एक नाकाम बाप हो, एक ऐसे बाप जिसने अपनी बेटी के नामूस को अपनी ख्वाहिशात के दाव पर लगा दिया। अरे ये तुम्हारी दुनिया थी, मेरी तो नहीं थी। मुझे एक अच्छा मुस्तकबल देकर तुम अपनी दुनिया में आकर जहन्नम रसीद हो जाते तो मुझे क्या पड़ी थी? प्रोफेसर, काश मुझे तुमसे इंतकाम लेने के लिए और कोई बेहतर तरीके आते तो मैं उनसे भी गुरेज ना करती। प्रोफेसर बदस्तूर आंखों पर हाथ रखे रो रहा था, लेकिन सैंड्रा के अंदाज में उसके लिए रहम का कोई जज्बा नहीं पैदा हुआ था। वो शिद्दत गजब से दीवानी हो गई थी। तभी कैद खाने के एक पोशीदा गोशे से कदमों की आवाज उभरी और साथ ही साथ एक नस्वानी कहका, जिसे सुनकर सिर्फ शैलून बल्कि सैंड्रा भी चौंक पड़ी और बेइख्तियाराना तौर पर प्रोफेसर बैरन ने भी अपनी आंखों से हाथ उठा लिया। आने वाली गार्था थी जिसकी अकब में थोरान भी मौजूद था, एक हसीन लिबास में मलबूस। शाहाना चाल चलती हुई गार्था कैद खाने के उस हिस्से में नमूदार हुई और आगे बढ़ आई। सैंड्रा भूंचकी रह गई थी, लेकिन गार्था को देखकर एक बार फिर उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां नजर आने लगी थीं और उसके होंठ भींच गए थे। गार्था ने चहकते हुए लहजे में कहा, यह हकीकत है सैंड्रा कि सारी जिंदगी मैंने तुझे एक अहमक और बेवकूफ लड़की समझा, लेकिन इन लम्हात में तूने ये बात साबित कर दी कि औरत जब तक अहमक रहना चाहे अहमक रहती है, और जब वो अपनी कैंचली उतार कर असल सूरत में नमूदार होती है तो एक बफरी हुई नागन होती है जिसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं होता। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतने खूबसूरत इरादों की मालिक है। बिला शुबह मैं इस सिलसिले में तुझसे इत्तफाक करती हूँ
कि कुछ लोग अपनी औलादों को अपनी जागीर समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि औलाद पैदा करने के बाद इसी तरह उस पर उनका हक होता है जैसे बाजारों से खरीदी हुई किसी चीज पर। मैं तुमसे ये सवाल करती हूँ मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर बैरन, तुम तो बहुत आला तालीम याफ्ता इंसान हो, कि तुमने ख्वाहिश की थी कि तुम्हारे घर सैंड्रा पैदा हो, कि तुमने इसका पूरा पैकर अपने जहन में उतार लिया था। गालबन ऐसा ना होगा। सैंड्रा की पैदाइश सिर्फ उन रंगीन लम्हात का नतीजा होगी जो तुमने अपनी बीवी के साथ गुजारे, और उसके बाद जब सैंड्रा इस दुनिया में नमूदार हो गई तो तुमने उसे उसके लिए परवरिश किया कि वो तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का मुश्तरका कारनामा था। गोया इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं था, बल्कि ये वक्त की देन थी और उसकी परवरिश तुम्हारी जिम्मेदारी। या फिर जब सैंड्रा मरना चाहेगी या उसे मौत आएगी और तुम जिंदा रहोगे, तो क्या तुम उसे एक नई जिंदगी दे सकते हो, दोबारा उसी तरह जिस तरह पहले वो इस दुनिया में आई? जब ऐसा नहीं है तो बाप होने के रिश्ते से तुम इसके मालिक कैसे बन गए? तुम्हें उसकी तकदीर का फैसला करने का हक कैसे मिल गया? और तुमने ये क्यों सोचा कि जो बात तुम बेहतर समझते हो वही सैंड्रा के लिए बेहतर है? ये इस दुनिया की इंसान कहाँ है? इसकी दुनिया तो अलग थलग है। तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए इसकी ज़िंदगी को दाव पर लगाने का जरिया बन गए, और हकीकत यह है कि तुमने इसके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। कभी तुमने इसे शाबान की तरफ माइल किया और कभी इसे कुछ और चाहा। सैंड्रा, मैं तेरे साथ हूँ, इससे पहले मुझे तुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हकीकत यह है कि प्रोफेसर बैरन जैसे इंसानों से इंतकाम लेना चाहिए। सैंड्रा शशदर थी। वो सोच रही थी कि कमबख्त गार्था यहाँ कहाँ से आ मरी। उसे नहीं मालूम था कि शैलून के जरिए गार्था को तमाम तफसीलात मालूम हो चुकी हैं। खुद शैलून भी ये नहीं जानता था कि उसका भाई थोरान अपनी नई बीवी के साथ यहाँ कैद खाने में पहुंच जाएगा। जो अमल सैंड्रा के मजबूर करने पर उसने यहाँ किया था, उस पर उसे अपने बड़े भाई से शर्मिंदगी थी। लेकिन हकीकत यह है कि गार्था जैसी शैतान औरत भला इस मसले को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी? वो ये मालूम करने के लिए आई थी कि सैंड्रा अपने बाप के साथ मिलकर क्या साजिश करती है। शैलून जैसे शख्स को जिस्म के जाल में गिरफ्तार करके अहमक बना देना कोई मुश्किल काम नहीं था, और भी किसी शक्ल में गार्था के मफादात को नुकसान पहुंच सकता था। चुनाचा उसने खुद अपनी आंखों से सूरत हाल का जायजा लेने का फैसला किया था और थोरान को साथ लेकर यहाँ आ गई थी, और फिर उसने पोशीदा रहने के लिए भी एक अच्छा मकाम तलाश कर लिया। लेकिन सैंड्रा का जो अमल उसने देखा, उसने गार्था को बाग बाग कर दिया। हकीकत वो नहीं थी जो गार्था ने सोची थी, बल्कि हकीकत ये थी कि सैंड्रा अपने बाप से इंतकाम लेने आई थी, और गार्था ये बात अच्छी तरह जानती थी कि सैंड्रा शाबान से मोहब्बत करती है और उसकी कुर्बत के ख्वाब देखती है। लेकिन अब सूरत हाल इस तरह बदली थी कि सारा खेल ही तब्दील होकर रह गया था। सैंड्रा जैसी अहमक लड़की जो अब शैलून से मुलव्वस हो चुकी, बल्कि जज्बाती तौर पर यह कि कैसे पसंद करती कि उसे शाबान की कुर्बत हासिल हो, अब तो ये तस्वर भी उसके जहन से दूर चला गया होगा। और उसके बाद प्रोफेसर बैरन के साथ ये सब कुछ गार्था वर्था दिल ही दिल में कहके लगा रही थी। लेकिन सैंड्रा की आंखों में खून की चादर फैली हुई थी। ये औरत ही उसकी मुसीबतों का दरिया है, और शैलून को इसकी जिंदगी पर मुसल्लत करने का मशवरा इसी ने दिया था। लेकिन सैंड्रा अब अहमक नहीं थी। वो जानती थी कि गार्था इस वक्त थोरान की महबूबा है, और उसे चाहने वाला यानी शैलून भी अगर चाहे तो गार्था को बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बल्कि शैलून के अंदाज में सैंड्रा ने हमेशा गार्था के लिए एहतराम के जज्बात पाए थे। अगर गार्था वर्था के खिलाफ इस वक्त कोई भी कार्रवाई की जाए तो वो कामयाब नहीं होगी, और उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। सैंड्रा ने यह भी सोचा था कि प्रोफेसर बैरन को अपनी नफरत का निशाना बनाने के बाद ये दुनिया उसके लिए बेमकसद हो जाती है। भले शेरों जैसा जंगली जानवर उसकी कुर्बत के काबिल है या उसे ऐसे कोई हैसियत दी जा सकती। बहरहाल वो जिंदगी खत्म कर लेने की ख्वाहिशमंद थी। लेकिन गार्था को देखकर ही उसके जहन में एक तब्दीली रूनुमा हुई। उसने दिल ही दिल में सोचा, गार्था तूने एक बार मुझे फिर जिंदा रहने पर मजबूर कर दिया है। बेशक मैं अपने बाप को अपनी नफरत का निशाना बना लिया है और मेरे दिल में सुकून उतर आया है। इसके बाद तो मुझे जिंदगी खो देना ही थी, क्योंकि जिंदगी का महवर शाबान बेशक एक पाकबाज नौजवान है, और उसका इतराफ मैं मरते वक्त भी करती रहूंगी कि अगर मैं जरा भी लग़ज़श का शिकार होती तो शाबान की कुर्बत मेरे
मेरे लिए मुश्किल नहीं होती अगर वो चाहता, लेकिन उसने हमेशा एक पाकबाज नौजवान होने का सबूत दिया। मैं भला उस शख्स के लिए कैसे जिंदा रह सकती हूँ? अब मैं इसके काबिल कहाँ, लेकिन मेरा मर जाना इस वक्त मुनासिब नहीं है क्योंकि तू जिंदा है। मैं कुछ दिन और जिंदा रहूंगी सिर्फ इसलिए कि तुझे जिंदगी से महरूम कर दूं। सैंड्रा ने बहुत से फैसले बीक वक्त किए थे। गार्था बर्था ने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रख दिया और कहने लगी, अगर तू चाहे तो अब मैं तुझे अपनी पनाह में लेने के लिए तैयार हूँ। ये एक हकीकत है थोरान कि गार्था की जिंदगी अजीब रही है। मैंने सारी उम्र जिससे नफरत की, सारी उम्र जिसके हाथों मुझे नुकसान पहुंचते रहे, अगर उसके एक बात मुझे पसंद आ गई तो ये समझ ले कि मैंने उससे ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं की। और उस लड़की के इस इंतकामी अंदाज ने, इसके इस जज्बे ने मेरे दिल में उसके लिए भी एहतराम पैदा कर दिया है। सैंड्रा तू फिक्र ना कर, मैं ये समझती हूँ कि प्रोफेसर जैसे बाप से इंतकाम लेने के तुझे सब कुछ करना होगा, मैं तेरे साथ हूँ। सैंड्रा ने गर्मजोशी से गार्था का हाथ पकड़ा और हज़ियानी अंदाज में बोली, मैं प्रोफेसर बैरन को खून के आंसू ना रुला दूं तो मेरा नाम सैंड्रा नहीं है। प्रोफेसर बैरन, तुम्हें इस खुशखबरी से मुसरत होनी चाहिए। आओ सैंड्रा अब चलें। बहुत ज्यादा जज्बाती होना बाद औकात तकलीफदा हो जाता है। आओ। गार्था ने मोहब्बत से सैंड्रा का हाथ पकड़ा और सैंड्रा उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। शैलून थोरान के साथ उन दोनों के पीछे पीछे था। शस्ता के मशरकी गोशे में फैले हुए बागात में 5 नौजवान लड़कियां कलीलें भर रही थीं। जवानी की उमंगों से भरपूर रंगीन दास्तानें बयान करती हुई, अपनी अपनी पसंद का इजहार करती हुई वो एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रही थीं। 5 गहरी दोस्त थी। बाग के खुशनुमा हिस्सों में उनके खनकते हुए कहके उभर रहे थे। उनमें से कुछ दरख्तों की डालियों पर उचक उचक कर लटक रही थी और अपने नाजुक हाथों से 1-2 झकोले लेने के बाद जमीन पर आ जाती थी और अपने खूबसूरत हाथों पर पड़ जाने वाले निशानात एक दूसरे को दिखाती थी कि दफतन एक सिमत से 4 सबज पोश बरामद हुए। सबज लिबासों में मलबूस वो नक्शो निगार चेहरों पर सजाए हुए जो जादूगरों का निशान होते हैं और उनके हरकारों की अलामत हुआ करते थे। उनको सिखाया गया था कि सबज पोश मुकद्दस होते हैं और उनका एहतराम वाजिब। चुनाचा तमाम लड़कियां सहम कर खड़ी हो गईं। गोए अजनबी चेहरे उनकी जवान उम्र को मुतासर कर रहे थे और उनसे किसी कदर खौफजदा थी, लेकिन बुजुर्गों की सिखाई हुई बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी। उनके दिलों में खौफ और एहतराम बीक वक्त नमूदार हुआ था, लेकिन उस वक्त वो अपनी दहशतनाक चीखों पर काबू ना पा सकी जब अचानक ही उन नकाब पोशों ने उनमें से 3 खूबसूरत लड़कियों को पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए एक सिमत ले चले। लड़कियों के हलक से सहमी सहमी और डरी डरी आवाजें निकल रही थी। बाकी 2 लड़कियां सर पर पांव रखकर भागी थीं और उन्होंने आबादी की जानब रुख किया था। सबज पोश उन लड़कियों को दबोचे हुए ना जाने कहां से कहां ले गए थे, लेकिन भागने वाली दोनों लड़कियां बुरी तरह दहशतज़दा अपने अपने घरों को पहुंच गई थी। उनके चेहरे से खौफ निमटे हुए थे और उनकी आंखें शिद्दत खौफ का शिकार नजर आ रही थीं। बेमुश्किल तमाम उन्होंने अपने अहलेदान को यह वाकया सुनाया और सब के सब दंग रह गए। जिन घरों तक उन बच्चियों का ताल्लुक था वहां खबरें भिजवाई गईं और वहां भी दहशत और सनसनी छा गई। ये पहला वाकया था कि सबज पोश आबादियों में आते हैं, जादूगरों का पैगाम लाते थे और इस पैगाम की पजीराई होती थी, लेकिन ये पहला मौका था कि कोई पैगाम लाए बगैर उन्होंने एक ऐसा अमल कर डाला था जो इससे पहले कभी सबज पोश ने नहीं किया था। सभी जानते थे कि जादूगरों की आबादियों में हसीन लड़कियों को तलब कर लिया जाता है और फिर वहां उन्हें एक मुकद्दस जिंदगी दी जाती है, लेकिन इस तरह इससे पहले कभी नहीं हुआ था जो अब हुआ था। बहुत से अफराद सर जोड़कर बैठ गए। किसी ने कहा, यकीनी तौर पर उनके बारे में या तो कोई इतला दी जाएगी या फिर वो वापस आ जाएंगी। अब ये पता नहीं इस बार जादूगरों ने ये क्या नया तरीका इख्तियार किया। गर्ज ये कि जितने मुंह उतनी बातें, सभी सोचों में गुम थे। लेकिन इस वक्त हमारी दहशत के गंग हो गए जब उन लड़कियों की बेआबरू लाशें दस्तयाब हुई और उसके बाद चंद सूरज और चंद चांद के अंदर अंदर ऐसी 2 वारदातें और हुई। सबज पोश सुनसान जगहों से नौजवान नौखेज लड़कियों को उठा लेते थे और इस तरह कई लड़कियां गायब हो गईं। लोग मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस खौफ का इजहार भी कर रहे थे कि कभी उन लड़कियों की भी लाशें दस्तयाब ना हों। ऐसा ही हुआ। उन लड़कियों की लाशें भी मिल गईं और कोहराम मच गया।
थोरान खुद हैरान रह गया कि उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि यह सब क्या है। बेशक जादूगरों के हरकारों को हर तरह के इख्तियारात हासिल थे, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो हर शय के मालिक थे, लेकिन किसी की आबरू लूटना उनके इख्तियार में नहीं था। यहाँ ना सिर्फ आबरू लूटी गई थी, बल्कि जिंदगियां भी छीन ली गई थी। मासूम लड़कियों की लाशों को जिसने देखा सकते में रह गया। खौफो बहरास के बादल छा गए, कहरो गजब बेदार हो गया। यहाँ तक कि जब न तावील और उनकी बेटियां गुम हो गईं, तो ये तूफान फट पड़ा। दोनों गजबनाक हो गए और दोनों बफरे हुए थोरान के पास पहुंच गए। तू हमारा सरदार है, तू शस्ता का मुहाफिज करार दिया गया है, लेकिन तू खामोशी से बैठा तमाशा देख रहा है, शायद इसलिए कि तू साहबे औलाद नहीं है। क्या मुझ पर यह इल्जाम दुरुस्त है? थोरान ने कहा। तो तू बता, तूने क्या किया? क्या मैं जादूगरों के खिलाफ कदम उठाने का इख्तियार रखता हूँ? थोरान ने सवाल किया। तो क्या अब शस्ता की बेटियों का यही हाल होगा? जादूगर अगर चाहेंगे, जादूगर हमारे मालिक नहीं हैं, बेशक नहीं हैं, मगर उनके इख्तियारात किस कदर हैं? क्या हम सबज पोशों को उनके इक़दामात से बाज रख सकते हैं, मगर हम अपनी बेटियों को कुर्बान नहीं कर सकते? अगर मेरी बेटियां मुझे वापस ना मिली तो मैं जादूगरों से बगावत कर दूंगा। औरन बोला, और मैं अपने आदमियों को हदायत कर दूंगा कि अब अगर शस्ता की आबादी में कोई सबज पोश नजर आए तो उसे हलाक कर दिया जाए। तादील ने गजबनाक लहजे में कहा। तुम लोग इसके नताइज सोच लो, थोरान ने कहा। नतीजा कुछ भी हो, हम तेरी नसीहत नहीं मानते। हमारे दिल में जो आग रोशन है वो तेरे दिल में नहीं है। मैं तुम्हारा गम समझता हूँ, लेकिन बात जादूगरों की है, बस इसलिए खामोश हूँ। सरदार की हैसियत से तू अपनी जिम्मेदारी पूरी कर थोरान। मुझे मशवरा दो कि क्या करूँ। चंद अफराद को जादूगरों के पास भेज दिया जाए, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने इस बदनुमा अमल का आगाज क्यों किया है। ये अच्छी तजवीज़ है, मैं इस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। 10 आदमियों का इंतजाम कर लो और उनका सरबराह ऐकान मुकर्रर करो। ऐकान संदीजा मजाज इंसान है और मामला फहम जादूगरों से वो बेहतर तरीके से बात कर सकेगा। थोरान ने कहा। मैं तैयार हूँ, तो बस तो फिर मैं इस अमल की मंजूरी देता हूँ, थोरान ने कहा। अपनी इशरत में उसने गारथा से कहा, एक अजीबो गरीब काम शुरू हो गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे। नौजवान लड़कियों की लाशों ने मेरे दिल दहला दिया है। सबज पोशों ने इससे पहले ऐसा नहीं किया था। मुझे खुद हैरत है, गारथा ने कहा। ये तो जादूगरों के खिलाफ खुद अमल शुरू हो गया है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पेश आई शायद, गारथा ने आहिस्ता से कहा। शस्ता की आबादियों में मिली जुली मची हुई थी। लोग दिन रात सड़कों और इलाकों में नजर आने लगे। सबज पोशों को इसका एहसास हो गया, चुनाचा वो गुम हो गए थे। उधर 10 अफराद का गिरोह तैयार हो गया, जिसकी सरबराही ऐकान के सुपुर्द थी। उस गिरोह ने सरदार थोरान से इजाजत ली और जादूगरों की वादी की तरफ रवाना हो गया। फिर तीसरे दिन अहले शस्ता को एक रूह फरसा मंजर 2 से 2-4 होना पड़ा। बागों के मुहाफिज ने इतला दी थी कि बाग के दरख्तों से 3 लाशें लटकी हुई हैं, 3 लड़कियों की लाशें। ये लाशें तावील और औरों की बेटी की थी। औरों और तावील सड़कों पर धाड़े मरते फिर रहे थे। उनके साथ बेशुमार अफराद रो रहे थे। सबके दिल नफरतों से भरे हुए थे और अब सब खुलम खुला जादूगरों को बुरा भला कह रहे थे। ये जादूगर हमारे रहनुमा थे, वो दीवाने हो गए हैं। अहमक हम हैं, हमने उन्हें यह मकाम दिया, उनसे यह मकाम छीन लो। हमें जादूगरों की बर्तरी कबूल नहीं है, हम सिर्फ सलानूबिया के अहकामात कबूल करेंगे। जादूगरों के पास जाने वाला वफद वापस आ जाए, उसके बाद हम सलानूबिया से मिलेंगे। शस्ता में तरीके ज़िंदगी बदलना होगा। जादूगर काबिल नफरत हैं, जादूगरों से नफरत करो। शस्ता की आबादियों में अब यही नाहरे गूंज रहे थे, हर जगह यही चर्चे थे, हर शख्स एक ही बात कहता था। थोरान की परेशानियां अरूज पर थीं। इस वक्त भी वो पूरे दिन की परेशानियों के बाद अपने खिलवत कदे में दाखिल हुआ था। गारथा उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दी। गारथा, शस्ता में ये क्या शुरू हो गया? क्या बात है थोरान? पूरी आबादी अफरा तफरी का शिकार है। अगर कुछ और लड़कियां सबज पोशों का शिकार हो गईं तो क्या होगा? नहीं थोरान, अब ऐसा नहीं होगा, गारथा ने पुरस्कून लहजे में कहा। हो गया तो? मैंने कहा नहीं होगा, मैंने सबज पोशों को मना कर दिया है। तूने? थोरान चौंक पड़ा और गारथा हंसने लगी। आह मेरे भोले महबूब, इतनी जल्दी भूल जाता है क्या? मैंने तेरे जरिए होडन और फोरान को तलब किया था। होडन, फोराल? हाँ तो फिर? सबज पोश या जादूगरों के भेजे हुए नहीं, हमारे भेजे हुए थे, जिन्होंने जादूगरों के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया है। और खिलाफ तमक्का हमें पहले ही मरहले पर वो कामयाबी हासिल हो गई जिसकी उम्मीद इतनी जल्दी नहीं थी। इस तरह मुझे अहले तश्ता का मजाज समझने का मौका भी मिला है। गारथा, तूने?
मेरे पास अकल का जादू है और उस जादू ने तरदाना के जादूगरों को शिकस्त दे दी, वो मात खा गए। देख ले आज शस्ता के लोग क्या कह रहे हैं, हमें जादूगरों की नहीं सलानुबिया की हुक्मरानी चाहिए। यही होगा, सलानुबिया की हुक्मरानी होगी। और सलानुबिया कौन होगी? गार्था वर्था। और जब सलानुबिया की हुक्मरानी होगी तो असल हुक्मरान कौन होगा? थोरान, अजीम सरदार थोरान। थोरान की आंखें हैरत से फटी पर जा रही थीं। ऐकान का दिल लज रहा था। उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जादूगर से गुफ्तगू करने की उनके सबद पोशों ने शस्ता में क्या तबाही मचाई है और किस कदर संग दिली का मुजाहरा किया है। हर चंद की तमाम बातें समझा बुझा कर भेजा गया था, लेकिन जादूगरों की इतनी हैबत तारी थी उस पर कि बार बार वो इस गुफ्तगू को दोहराने लगता था जो उसे जादूगरों से करनी थी। थोरान ने उसे तमाम तफसीलात बताकर भेजा था। उसने कहा था कि जादूगरों से कहा जाए कि अहले शस्ता के जादूगरों से बददिल हो रहे हैं और उसकी वजह उनकी हरकारें हैं जिन्होंने जुल्म सितम का तूफान बर्पा कर दिया है। और वो वक्त शायद करीब आ गया है कि शस्ता के लोग जादूगरों के खिलाफ बगावत कर दें। सो ये होना ही चाहिए। जिन लोगों ने ये अमल किया है उन्हें ऐसी सजा दी जाए कि उसके बाद तरदाना की तारीख में ऐसा कोई वाकया दोहराया ना जा सके। वो अपने बाकी 9 साथियों से इस गुफ्तगू के बारे में पूछने लगता था और कहता था कि ऐसा तो नहीं होगा कि जादूगर उस गुफ्तगू का बुरा मान जाएं और पहली सजा उन्हें ही मिल जाए। उसके साथी उसे समझाते थे और कहते थे कि हम तो कासद हैं, भला पैगाम लाने वालों से भी कोई बैर होता है, उनसे तो कोई इख्तिलाफ रखता ही नहीं। सो जादूगर इतने अहमक भी नहीं हैं कि सोचे समझे बगैर हमें कोई नुकसान पहुंचा देंगे। जादूगरों की आबादी तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं था। रास्ते दुश्वार गुजार थे। हर चंद के तरदाना की सरजमीन ने वीरानों भी अपने हुस्न का मेयार कायम रखा था, लेकिन इसके बावजूद वो जगह ऐसी थी जहां से उन लोगों के कदमों का गुजर नहीं हो सका था। अलबत्ता अव्वल तो वह जादूगरों की आबादी तक जाने का कभी कोई मौका ही नहीं आता था, और अगर आता भी था तो उसके लिए रहनुमा साथ होते थे, और रहनुमा वही सबदपोश होते थे जो उन्हें आम रास्तों से गुजार कर ले जाते थे। जबकि जादूगरों की वादी का एक नक्शा बनाकर ऐकान के सुपुर्द कर दिया गया था और उससे कहा गया था कि उसे कौन कौन से रास्तों से सफर करना है। लेकिन 2 फाने चौथे चांद एक नए रास्ते का इंकशाफ किया। उसने कहा, बुजुर्ग ऐकान, हकीकत यह है कि यह बात तुझे पहले ना बता सका। सोचो मैंने था कि तेरी रहनुमाई करूं, लेकिन फिर वो मनसब में मैंने हासिल किया जो सबद पोशों को हासिल है। अचानक ही मैं सोचा कि क्यों ना मैं तेरे सामने ये बात बयान कर दूं, क्योंकि अब हम इन वाक़यात की वजह से सबद पोशों से वो अकीदत नहीं रखते जो कभी हमारे दिल में थी, इस ख्याल के साथ कि वो जादूगरों के हरकारे हैं। क्या तो मुझे कोई अहम बात बताना चाहता है दूफा? हाँ मोअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, क्या है वो बात? दरअसल मैं काफी अरसे से पहले एक जादूगर के साथ था, और ये जादूगर आवाज का जादूगर था। पत्थरों की रगड़ से वो आवाजें पैदा करता था और फिर उन आवाजों के ही को पत्थरों में महफूज कर लेता था। उसका नाम वीलान था। तो वीलान अब भी उन्हीं में शामिल है और उसने मुझे कुछ दिन खिदमत का मौका दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे अपने आप से जुदा कर दिया कि कहीं मैं पत्थरों का जादू ना सीख जाऊं। हालांकि मैं एक बेकार सा इंसान हूं, ताहम मैंने वीलान के साथ उन रास्तों को और उन वादियों को देखना है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करना चाहे तो मैं तुझे एक मुख्तसर रास्ता बताऊं कि वह मुश्किल भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह कि वह बहुत खूबसूरत रास्ता है। क्या हम इस रास्ते को पीछे छोड़ आए? ऐकान ने पूछा। हरगिज़ नहीं, बल्कि जो रास्ता नक्शे के मुताबिक हमें बताया गया है, अगर हमने उस पर सफ़र किया तो हमें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब वक्त आ गया है, अगर हम यहाँ से बाएं सिमत का रास्ता इख्तियार कर लें तो फिर हमें वो मुश्किल नहीं पेश आएगी और हम बहुत जल्द जादूगरों की वादी में पहुँच जाएंगे। और अगर तू रास्ता भटक गया तो वीलान का ख्याल था कि मेरी यादाश्त वादी शस्ता में रहने वाले तमाम लागों से बेहतर है। गोया तुझे एतमाद है कि तो हमें दुरुस्त रास्ते से वहां ले जाएगा? ऐकान ने पूछा। अगर ऐकान दोफा पर एतबार करे, ठीक है, तो सुबह हम वही रास्ता इख्तियार करेंगे और तू हमारी रहनुमाई करेगा। इस तरह तुझे एक इज्जत का मकाम भी मिलेगा। ये ऐकान की मेहरबानी है। मैं तो ये कह रहा था कि जिस कदर जल्द जादूगरों तक पहुंचा जा सके ज्यादा बेहतर है, ताकि इसका कोई नतीजा हमारे सामने आ जाए और वादी शस्ता में फैली हुई बेचैनी खत्म हो जाए। ये कौन सा बदनसीब नहीं चाहता? ऐकान ने ठंडी सांस लेकर कहा। रात का क़याम खत्म हुआ, सूरज की रोशनी नमूदार हुई तो सब के सब आगे सफर के लिए तैयार हो गए। वैसे जादूगरों की वादी तक पहुंचने का मामला खासी लंबा था और उन लोगों को जो रास्ते तय करके वहां तक जाना था उसके बारे में तफसीलात उन्हें मालूम थी। अगर कोई मुख्तसर रास्ता बता देता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती थी। ऐकान ने सोचा और फिर दूफा उनका रहनुमा बन गया।
कई दिन इसी तरह सफर जारी रहा, यहाँ तक कि एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ बड़ा सरसब्दो शादाब खिता था। चट्टानें फूलों से लदी हुई थी, बड़े बड़े दरख्त झूल रहे थे। एक दरख्त के दामन में उन्होंने एक ऐसा पौधा देखा जो उनके लिए अजनबी था। ये नोकदार फूलों वाला पौधा था और ये फल बहुत ऊंचे ऊंचे थे। अचानक ही दूफा चौंक कर रुक गया। उसने फटी फटी निगाहों से उस पौधे को देखा और फिर हैरत और दिलचस्पी से अपने साथियों की जानब देखने लगा। ऐकान ने चौंक कर पूछा, क्या बात है दूफा, तेरा चेहरा अजीब सा हो गया है। मुअज़्ज़ज़ ऐकान, कितने खुश नसीब हैं हम लोग कि हमें कांच का पौधा नजर आया। कांच का पौधा ये क्या होता है? सरजमीन तरदाना का, पर कांच के पौधे कभी कभी कहीं कहीं उग आते हैं और ऐसी जगह जो इंसानों की पहुंच से बाहर हो। और देख, क्या यहाँ इंसानी कदम पहुंच सकते हैं? मुअज़्ज़ज़ ऐकान, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आवाज़ के जादूगर के साथ रह चुका हूँ और जादूगर की बात जादूगर ही जानता है। क्या तू ये जानता है मुअज़्ज़ज़ ऐकान कि अगर कांच का एक फल खा लिया जाए तो सदियों की ज़िंदगी मिल जाती है और इंसान अपनी उम्र का वो लम्हा अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नहीं खो पाता। काश ऐसा होता। ऐकान के तू भी जवान होता और जब हम शस्ता वापस पहुंचते हो तो हमारी बात ही अनोखी होती। दूफा खुशी के आलम में कह रहा था और ऐकान के साथ साथ ही दूसरे तमाम लोग भी उसे हैरान निगाहों से देख रहे थे। तू कहना क्या चाहता है दूफा? ये कि कांच का एक फल खा लिया जाए तो जिंदगी वहीं साकत हो जाती है और इंसान कभी उस अमर से आगे नहीं बढ़ सकता। और ये खुशी का लम्हा मुझे हासिल हुआ है, ये मौका मुझे मिला है। दूफा ने आगे बढ़कर कांच का एक फल तोड़ लिया और उसके देखा देखी तमाम ही लोग उन फलों पर टूट पड़े और उन्होंने एक एक फल अपने लिए हासिल कर लिया। तो ऐकान बोला, काश मेरी उम्र भी इस कदर आगे ना बढ़ी होती। अगर सच पूछो ऐकान, तो तेरी उम्र अभी इतनी ज्यादा भी नहीं है कि तू हसरत करे। अब भी तू जवानों का जवान है और तेरी जिंदगी अगर यहीं रुक जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल में तू भी इसमें से एक फल खा ले। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, ऐकान ने कहा और एक फल तोड़ लिया। दोफा उन्हें फल के खवास बताता रहा और वो इस लजीज फल को खाते रहे, लेकिन सब ने ही देखा था कि खवास बताने के बावजूद दोफा ने अभी तक वो फल खुद इस्तेमाल नहीं किया था और सिर्फ उन लोगों के सामने चर्ब ज़बानी से काम लिया जा रहा था। अलबत्ता इस बात को किसी ने महसूस नहीं किया कि वो सब फल के खवास के दास्तान में गुम हो गए थे। यहाँ तक कि दूफा ने निहायत चालाकी से उन सबको अहमक बनाकर वो फल जो उसने खुद तोड़ा था एक तरफ फेंक दिया और ज़ाहिर यूं किया जैसे वो फल उसने खा लिया हो। ये रात भी गुजर गई और वो लोग आराम से लेट गए, लेकिन दूसरी सुबह जब वो जागे तो अचानक ही ऐकान को महसूस हुआ जैसे उसका बदन मफलूज हो गया हो। वो हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा था। तब उसे एहसास हुआ कि वो सब जो उसके साथ आए थे उसी आलम में है और यूं महसूस होता है जैसे वो सब अपने जिस्मों को जुम्बश देने से कासर हों। तब ऐकान खौफ से चीख पड़ा और उसने उन सबको आवाजें देना शुरू कर दी। सब ही जागे हुए थे और अपनी हालत से वहशतज़दा थे। ऐकान के करीब जमीन पर लेटे हुए शख्स ने कहा, बुजुर्ग ऐकान, क्या तेरा जिस्म जुम्बश नहीं कर रहा? तो क्या तुम्हारी भी वही कैफियत है? हाँ, ना जाने ऐसा क्यों है, हम सब एक ही कैफियत का शिकार हैं। हर सिमत से आवाजें उभरी, लेकिन क्यों? कुछ नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। ऐकान रंजो गम से बोला, फिर कहने लगा, हो सकता है धूप निकल आने के बाद हमारी हालत बेहतर हो जाए, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपने जिस्म की जो हालत पाता हूँ अगर वही तुम सब की है तो। ऐकान की आवाज भर्रा गई। दूफा भी उसी तरह पड़ा हुआ था और उन सब की बातें सुन सुनकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। धूप निकलने आई और वह सूरज की शुआओं को अपने जिस्म में जज़ब करने लगे, लेकिन भला उनके जिस्मों में तब्दीली कहाँ से आती? ये तो एक तयशुदा मंसूबा था और कांच के इस फल की निशानदही खसूसी तौर पर की गई थी, और ये निशानदही गार्था के वफादार थूरान की थी कि वो कांच के फल के बारे में अच्छी तरह जानता था। गर्द ये कि ये दिन उसी तरह मफलूज गुजर गया। अलबत्ता उन्होंने दूफा को शाम के वक्त अपनी जगह से उठकर एक सिमत जाते हुए देखा था और हैरान रह गए थे, बल्कि उनमें से सब ही ने अपने जिस्मों को जुम्बश देने की कोशिश शुरू कर दी थी, इस तसव्वुर के साथ कि अगर दूफा पर ये असरात खत्म हो चुके हैं तो शायद उन पर भी यही अमल हो। लेकिन वो दूफा वह था जो इस दरख्त के जानब जा रहा था जो फलों से लदा हुआ था। फिर वो फल तोड़ तोड़ कर खाने लगा। यहाँ फलों को तोड़ तोड़ कर खाना एक जुर्म समझा जाता था और लोग ऐसा ना करते थे क्योंकि ये तरदाना की रवायात के खिलाफ था। दूफा बेबाकी से फल खाता रहा। ऐकान ने कहा, दूफा, ये क्यों नहीं पूछा हमसे कि हमारी जिस्मानी कैफियत क्या है? वो सब ऐकान की सूरत देखने रहे।
तब दूफा वापस आकर उनके पास आ गया और उसने कहा, कहो दोस्तों, किसी को फलों की हाजत तो नहीं है। दूफा, ये तेरे बोलने का अंदाज कैसा है? यूं लगता है जैसे तुझे हमारी इस कैफियत पर कोई अफसोस ना हो। जवाब में दूफा ने कहका लगाया था। फिर उसने कहा, मुअज़्ज़ज़ ऐकान, सारी उम्र गुजर गई मगर अकल ना आई। भला कांच के पौधे के बारे में तुमने कभी नहीं सुना? ये फल इंसानी जिस्म को मफलूज कर देता है। वो तो जीते तो हैं लेकिन उसी दरख्त की मानद जो अपनी जगह से जुम्मश नहीं कर सकते। हवाओं के हिलते जुलते हैं लेकिन खुद उनके अपने जिस्म इस सिलसिले में बेअमल रहते हैं। दूफा, ये तू क्या कह रहा है? हाँ मुअज़्ज़ज़ ऐकान, और सच ये है कि अभी थोड़ी दिन की जिंदगी तुम्हें दी जा रही है और फिर तुम्हारी ये हालत मौत पर खत्म हो जाएगी। दूफा, क्या बक रहा है? ऐकान चीख पड़ा। चीखो, खूब जोर से चीखो। तुम एक ऐसी अजीम हस्ती की साजिशों का शिकार हुए हो जो मुस्तकबल में तरदाना की हुक्मरान बनेगी और उसका नाम है गारथा। दूफा, क्या बक रहा है तू? तेरी एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अजीम हस्ती, तरदाना की हुक्मरान, गारथा, ये सारे के सारे अल्फाज ना समझ में आने वाले थे। तुम्हारी समझ में इतना तो आ गया बूढ़े ऐकान कि अब तुम अपनी मर्जी से अपने जिस्मों को जुम्बश नहीं दे सकते। अभी कुछ वक्त दरकार है मुझे। 6 सूरज और 6 चांद और गुजर जाएं तो ये वो लम्हात होंगे जब इस बात का यकीन कराया जाएगा कि तुम जादूगरों की आबादी में पहुंचने के बाद वापस चल पड़े हो और यहाँ तक पहुंच गए हो। जानते हो उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? ऐकान ने पूछा। मैं तुम्हारे जिस्मों को पत्थरों से कुचल कर तुम्हें हलाक कर दूंगा। तुम सब की मौत मेरे हाथों से आएगी और उसके बाद मैं रोता हुआ जख्मी हल्क में शस्ता पहुंचूंगा और वहां फरियाद करूंगा कि जादूगरों ने कासदों को भी नहीं छोड़ा और देखो उन्होंने तमाम कासदों को हलाक कर दिया है। मैं खुशी नसीब था कि इत्तफाक से जिंदा बच गया। और वहां जादूगरों के हरकारे यानी सबज पोश मुर्दे मुर्दा समझकर वहां से वापस चले गए। मगर तू ऐसा क्यों करेगा दूफा? ये एक लंबा खेल है। मरने से पहले अगर इसके बारे में जान लोगे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं हासिल होगा। ख्वामखा मौत के बाद भी तुम्हारा जहन उलझता रहेगा, इसलिए रहने ही दो। और जो तुम हम में से है तो हमारे आका ऐसे साथ ऐसा क्यों करेगा? हाँ, क्योंकि यही मेरे आका का हुक्म है। तेरे आका का? हाँ। क्या तुझे इल्म नहीं इस बात का ऐकान कि फोराल मेरा आका है? हाँ, ये तो इल्म है मुझे, लेकिन फोराल वो हमारा दुश्मन क्यों बन गया? गारथा की वजह से। और गारथा क्या चाहती है? जादूगरों की मौत। शस्ता और सबेरा के जादूगरों से आज़ाद कराना चाहती है। वो सलानूबिया की जगह लेना चाहती है। यही उसका मंसूबा है और मेरे आका फोराल ने मुझे यही सारी तफसीलात बताई हैं क्योंकि वो मुझ पर एतबार करता है और मैं उसके एतबार को कभी धोखा ना देता। अगर मुझे इस बात का इल्म ना होता कि इस कहानी को तेरे सीने में यही दफन हो जाना है। ऐकान गम गुस्से के आलम में दूफा को देखने लगा। फिर उसने कहा, तू एक काली भेड़ की हैसियत से हमारे साथ शामिल हुआ था। काली भेड़, मुझे ये लफ्ज़ बहुत पसंद आया। तेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है मुअज़्ज़ज़ ऐकान, ऐसी ही बात है। गद्दार कौम तुझे। ऐकान अपना जुमला पूरा नहीं कर सका। वो सब गमो गुस्से के आलम में दूफा को देख रहे थे और फिर सब रोने और चीखने लगे और दूफा कह के लगाता रहा। दूफा का काम बहुत आसान था। अब ये कीड़े मकोड़े थे उसके सामने और वो एक संग दिल इंसान था जिसे फोराल की पुष्ट पनाही हासिल थी। वो जो फैसला कर चुका था उस पर अपनी जगह अटल था और यही मंसूबा लेकर उसके आका फोराल ने उसे यहाँ भेजा था। मगर सारी तफसीलात बताने के बाद, क्योंकि उसका इंतहाई एतमाद का आदमी था, फिर यूं हुआ कि दूफा ने अकेले रहना मुनासिब नहीं समझा। ये लोग अगर उन लम्हात में जिंदा रहे तो उनके लिए नुकसानदार नहीं बन सकेंगे। ये सोचकर उसने उन्हें जिंदा रहने दिया था और उसके अलावा कुछ और ऐसे मामलात भी थे जिन पर गौर करना था। तरदाना की सरजमीन पर एक और अचानक वाकया रूनुमा हुआ। इससे पहले जो भयानक वाकया हुआ था वो उन लड़कियों की मौत का था जो शस्ता में मुर्दा पाई गई थी और जिसका इल्जाम सबज पोशों पर आ गया था। दूसरा अलमनाक वाकया ये था कि बड़े बड़े पत्थरों में से दूफा ने उनमें से एक को कुचलना शुरू कर दिया और उन्हें कुचल कर हलाक कर दिया। नोशलाशी जमीन पर बेगौरो कफन पड़ी हुई आसमान को तक रही थी और एक संग दिल इंसान मुस्कुरा रहा था। अब वो इसको वो निशानात मिटाने थे जिनसे ये जाहिर होता कि यहाँ उनका क़याम तवील था और ये साजिश जादूगरों की नहीं बल्कि दूफा की है। अलबत्ता दूफा की संग दिली का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने जिस्म को भी कई जगह से जख्मी करने से गुरेज नहीं किया था और चूंकि ये उसकी ज़रूरत थी इसलिए उसने उस पर अमल कर डाला था। अच्छे खासे जख्म अपने जिस्म पर लगाकर वो वहां से चला। ये सारा मंसूबा फोराल ही का और उसने दूफा से कहा था कि उसके जख्म इतने वक्त पुराने होने चाहिए जितने वक्त में वो वहाँ से सफ़र करके तश्ता तक पहुँच सके। सो दूफा ने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया, लेकिन जो कुछ उसने अपने साथ किया था
اس का सिला उसे जो कुछ मिलने वाला था वो उसके लिए बड़ा कीमती था और उसने उन जख्मों की तकलीफ भी बर्दाश्त कर ली थी। वो शस्ता की आबादी में दाखिल हो गया। लाचार नढाल, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए, उस तकलीफ ने उसे वाकई नढाल कर दिया था जो उसके जख्मों से पैदा हुई थी। और जब बस्ती के लोगों ने उसे देखा तो हैरत व गम से चीखते हुए उसकी जानब दौड़ पड़े, उसे सहारा दिया और दूफा की हालत खराब का जायजा लेने लगे। दूफा ने नढाल लहजे में कहा, आह मुझे सरदार थोरान के पास ले चलो, मैं सरदार के पास जाना चाहता हूँ। लेकिन दूफा, तू ऐकान के साथ जादूगरों की आबादी गया था, बाकी लोग कहाँ हैं? सबको मार डाला गया, उनकी लाशें दूर वीरानों में पड़ी सड़ रही हैं। यहाँ से काफी फासले पर उस जगह जहाँ जादूगरों ने हम पर ये सितम ढाए। जादूगरों ने, लोगों ने चीख चीख कर पूछा। हाँ, मैं थोरान ही को इसके बारे में बताऊंगा, मुझे उसके सामने ले चलो। दूफा के लहजे की मजलूमियत से कोई भी ये अंदाजा ना लगा सका कि उसके अंदर एक मकार इंसान बोल रहा है। लोग गमो गुस्से में डूबे हुए उसे थोरान की क़यामगाह पर ले गए और लोगों की तादाद उसके साथ साथ बढ़ती चली गई। थोरान की रिहाइशगाह के सामने बेशुमार अफराद जमा हो गए और थोरान उनके सामने दूफा को पेश किया गया, जो खुद उसे देखकर शशदर रह गया था। उसने दूफा को अपनी आगोश में लेते हुए कहा, मेरे अजीज दोस्त, तुझे क्या हुआ? बाकी लोग कहाँ हैं? जादूगर जालिम हैं, वो जालिम हैं। हम तो उनके पास सब्ज़ पोशों के खिलाफ फरियाद लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने हमसे मुलाकात की तो मैंने तुम्हारा पैगाम उन तक पहुंचाया। और मेरे बुजुर्ग ऐकान ने बड़ी लिहाजत और शराफत से जादूगरों से कहा कि सब्ज़ पोशों ने शस्ता की आबादियों में दाखिल होकर हमारी बेटियों को अपने सितम का निशाना बनाया है और उसके बाद उन्हें हलाक कर दिया है। हम फरियाद लेकर आए हैं, हम थोरान को ये पैगाम लेकर आए हैं कि ना सिर्फ सब्ज़ पोशों को इस बात से बाज रखा जाए, बल्कि जिन लोगों ने अमल किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि शस्ता की आबादियों में उनके खिलाफ नफरत फैल रही है। बस मौजूद थोरान वो चिराग पा हो गए और इस तरह भड़के कि यूं महसूस हुआ हमें जैसे उसी जगह हमें हलाक कर दिया जाएगा। जादूगर ने चीख चीख कर थोरान को गालियां दी और शस्ता के रहने वालों को बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि ये उनके तकदीर है, उनकी आबादियों की तमाम लड़कियां एक दिन जादूगरों की वादियों में ले आई जाएंगी। हर नौजवान लड़की पर जादूगरों का हक है और उस हक को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि शस्ता वाले इंतजार करें कि यह वक्त उन पर नादर हो जाए। ये जवाब दिया उन्होंने और उसके बाद ऐकान उन्हें समझाने लगा और उसने कहा कि हम तो उनकी इज्जत करते हैं, हम तो उनका बेहद एहतराम करते हैं, हम उनसे खौफजदा नहीं हैं, बल्कि हम उन्हें अपना सरपरस्त समझते हैं। मगर जादूगर का गुस्सा कम नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि हम वहाँ से निकल जाएं, वरना हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो अंदाज हमने उनका देखा था मुअज़्ज़ज़ थोरान, उससे ये पता चलता था कि हमें जो कुछ वो कह रहे हैं वही करेंगे। और ऐकान ने फैसला किया और वापसी का सफर इख्तियार करना शुरू कर दिया जाए। चुनाचा हम वहां से चले, लेकिन फिर जादूगरों के सब्ज़ पोशों ने हमसे जबरदस्ती हमारे रास्ते तब्दील कराए और एक ऐसे अजनबी रास्ते से हमें लेकर वापस चले जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। वो हमें मजबूर करते रहे कि हम उसी रास्ते से आगे सफर करें और हम बिल्कुल मजबूर हो गए, क्योंकि हमने अंदाजा लगा लिया था कि वो खून रेजी पर आमादा हैं। तो फिर ये हुआ कि जब एक मखसूस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने करीब पड़े हुए पत्थर उठाकर हम लोगों पर हमला कर दिया और हमारे जिस्मों को कुचल कुचल कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्होंने मुझे भी मारा और जब मैं बेहोश हो गया तो वो ये समझकर मुझे छोड़ गए कि मैं भी दूसरों की तरह मर चुका हूँ। मैंने ना जाने कितनी देर वहां पड़ा रहा और वो लोग अपनी दास में हलाक करके वापस जा चुके थे और जब मैंने अपने साथियों को देखा तो वो सब के सब हलाक हो चुके थे। मैं बता नहीं सकता गम से मेरी क्या कैफियत है। लोग गुस्से से दीवाने हो गए, हर शख्स चीखो पुकार करने लगा। सब ही का एक मुतालबा था, जादूगरों को फना कर दो, जादूगरों को गिरफ्तार करो, लश्कर तैयार करो, हम जादूगरों की वादी पर हमला करेंगे, हम जादूगरों की वादी पर हमला करेंगे।